हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। आप लोगों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर अलग अलग जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सभी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों की सोशल स्टडीज़ की टीचर हूँ और मैं पिछले 7 सालों से टीच कर रही हूँ। मेरा नाम है लाइबा। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 1 कराया था। हमारे चैप्टर का नाम था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज हम उसी का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो ये हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है ये विलेज। अब हम इसी के बारे में हमने ह्यूमन कैपिटल तक पढ़ा था, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो वहाँ तक हमारा लास्ट था। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने वीडियो में। लैंड इज़ फिक्स्ड। देखिए, हमारी जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, वो फिक्स्ड है। यानी कि जो आप जिस ज़मीन पर एग्रीकल्चर कर सकते हो वो आपकी लिमिटेड है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पालमपुर। तो ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। पालमपुर का जो फार्मिंग है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब ज़्यादातर लोग फार्मिंग पर ही इंगेज रहते हैं। और इवन पालमपुर का ही नहीं, अगर हम देखें इंडिया का, तो इंडिया का भी मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही है। 75% पीपल डिपेंडिंग ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 75% लोग, 75% पीपल डिपेंड है फार्मिंग पर। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेटेड इज फिक्स्ड। अब जो लैंड एरिया है जिसपे कल्टिवेशन किया जाता है वो फिक्स्ड है, वो आपका ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, जितना है उतना ही है। The total area of land is available for cultivation is limited and has not expanded since 1960। यानी कि 1960 से आपका ये जो एरिया है लैंड कल्टीवेशन का वो लिमिटेड है, वो एक्सपेंड नहीं हुआ है। तो अब आप यहीं से एक प्रॉब्लम समझ लो कि जब कोई चीज़ आपके पास लिमिटेड है तो आप उसमें, आपके पास एक दायरा होगा कि आप उतने ही दायरे में चीज़ को कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा भी है तब भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती हैं ये 2 टाइप की क्रॉप्स। एक हमारी खरीफ क्रॉप होती है और एक हमारी राबी क्रॉप्स होती है। तो ये तो बहुत बेसिक सा है, इसमें से ज़्यादा, इस चैप्टर में से ज़्यादा आपका क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो सिर्फ वही मैंने चीज़ें ली हैं। ये एनसीईआरटी में काफ़ी लंबा करके दिया हुआ है, मैंने छोटे छोटे नोट्स बना दिए हैं, सिर्फ इसी से रिलेटेड आप लोग पढ़ लें तो आपका इसी से रिलेटेड ही हो जाएगा एग्जाम में। तो एक ये राबी क्रॉप्स होती है जो कि आपके, जिसका सीज़न विंटर होता है। ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पर बोई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है मार्च और अप्रैल में। इसके बेसिकली व्हीट, बार्ले एंड मस्टर्ड। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरा आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप मॉनसून सीजन में होता है। ये जून जुलाई में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। और इसके मेन क्रॉप्स है राइस, मेज एंड कॉटन। तो 1 मार्क क्वेश्चन में ये दोनों में ही आ जाता है। राबी क्रॉप के राबी सीजन के मेन क्रॉप्स क्या हैं या फिर खरीफ के क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है हमारा फार्मिंग मेथड्स ऑफ पालमपुर। अब जब लोग पालमपुर के लोग जब फार्मिंग कर रहे हैं तो जाहिर है वो कोई ना कोई मेथड भी यूज़ कर रहे होंगे। तो पालमपुर के लोग जो है ना, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ के लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एडवांस लोग हैं, स्कूल भी हैं, हेल्थ केयर सेंटर भी हैं। तो वो भी नए मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स जो है वो फार्मिंग के फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, फार्मिंग इंक्रीजिंगली यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स सच एज हाईली यील्डिंग वेराइटी सीड्स। यानी कि ये लोग एक अच्छे सीड्स का यूज करके, एक फार्मिंग का मॉडर्न मेथड यूज करके फार्मिंग कर रहे हैं। इसके अलावा केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अच्छे सीड्स का, अच्छे फर्टिलाइजर का, अच्छे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। मूविंग अवे फ्रॉम प्योरली ट्रेडिशनल टेक्निक्स। और ये लोग पूरा ट्रेडिशनल टेक्निक से मूव कर चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गांव के लोग हैं तो अभी भी वही घिसा पिटा ट्रेडिशनल वो ही फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो फॉलो कर रहे हैं।
तो ये था फार्मिंग का इन लोगों का मेथड। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये थोड़ा सा आप लोग समझ लो। वैसे ये इकोनॉमिक्स के पर्पज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग आगे भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक है आपका 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन वगैरह में। अभी सिर्फ आप लोगों का छोटा सा पार्ट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन था एक अच्छे सीड्स का यूज़ करके अच्छी फर्टिलिटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी जो की गई थी उसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया था। तो ये देखिए ये क्या था, ये अ पीरियड स्टार्टिंग मिड 1960। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग मिड 1960, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में बन जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बता दूंगी। ये स्टार्टिंग हुआ था मिड 1960 में ऑफ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन दैट यूज्ड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। इसमें क्या किया था, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को यूज किया गया था। HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इरिगेशन टू ड्रास्टिकली इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यानी कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको अच्छे से इंक्रीज करने के लिए अच्छे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स वगैरह का यूज किया गया था। उसी को 1960 के मिड में उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जैसे आप लोग ही अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपको इसके फ़ायदे हैं, ये आपका टाइम बचा रहा है, या आप लोगों को आने जाने का वो बचा रहा है, मतलब जो भी आपका एक्सपेंस लगेगा। बट क्या हो रहा है, ऑनलाइन हमें बहुत सारे नुकसान भी देता है। तो सिमिलरली हर एक चीज़ के फ़ायदे होते हैं और हर एक चीज़ के नुकसान होते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन merits include a significant increase in food production leading to a national food self-sufficiency and economic benefit for farmer through high yield and income। देखो होता क्या है, हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं, लेकिन इंसान फ़ायदे की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर हम डीमेरिट्स की तरफ जाएंगे तो फिर तो हम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी देखिए सेम सीन है। इससे क्या हो रहा है, फूड की प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, जाहिर सी बात है आप अच्छे वैरायटी के सीड्स यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, सेल्फ सफिशिएंसी आ रही है, लोग सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं और अच्छी इनकम भी हो रही है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स आर सब्सटेंशियल इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल डैमेज from overuse of chemical fertilizers and pesticides, soil degradation, soil of biodiversity, depletion of groundwater levels and the creation of socio-economic disparities between large and small farmers। अब देखो, जो जैसे कि ये एक चीज़ आई कि HYV सीड्स जो है वो यूज़ करें हाई वैरायटी के सीड्स, तो जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी, इनकी कॉस्ट भी हाई होगी। तो कॉस्ट हाई होगी तो इसे जो पुअर फार्मर्स है वो तो यूज़ नहीं कर सकते, इसे सिर्फ कौन यूज़ कर सकते हैं, जो रिच फार्मर है। तो ये क्या कर रहा है, एक गैप बना रहा है पुअर और लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स के बीच। दूसरा ये क्या कर रहा है, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल को कम कर रहा है। इसके अलावा जो आपकी ये है सोइल है उसको डिग्रेड कर रहा है, उसको कम कर रहा है। पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर, इससे क्या हो रहा है, कुछ वो भी जैसे कि आपके एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं, बहुत सारे से केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स जो है ओवर यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत सारे इसके डीमेरिट्स हैं। लेकिन अगेन वही बात कि हम जो है डीमेरिट्स को नेग्लेक्ट करके मेरिट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ डीमेरिट्स देख रहेंगे फिर तो हम कुछ यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। बट हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को एक इजी वे में बताती हूँ। हमारी जो लैंड है वो एक हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या कह रहा है, हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस ड्यू टू द
increased use of chemical fertilizers, the soil lost of fertility, natural resources like soil, fertility and groundwater are destroyed. हो क्या रहा है, जब आप लैंड को यूज कर रहे हो, किसी भी चीज को आप अगर अनलिमिटेड यूज करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो उस चीज में एक कमी आती है, क्योंकि कोई भी चीज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं दे सकती है। आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, आप फैन का ही एग्जाम्पल ले लो, अगर आप फैन को 24 आवर्स के लिए खुला छोड़ देते हो तो वह एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 1 महीने चल जाएगा, लेकिन एक लेवल के बाद उसमें एक कमी आ जाएगी, वो खराब हो जाएगा। आप अपने आप को ही ले लो, हम सब भी 8 आवर्स की नींद लेते हैं, क्यों लेते हैं? हम सब 24 आवर्स काम भी तो कर सकते हैं, सोना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है। सिमिलरली हमारी जो लैंड है उसकी भी एक कैपेसिटी है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका ओवर यूज हो रहा है। जब हमें, जाहिर सी बात है, हमें एग्रीकल्चर करना है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, तो एग्रीकल्चर करने की वजह से हमारी जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, हमारी जो सोइल है, ग्राउंड वाटर है, ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये सब क्या है, और इसको दोबारा से रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हमें जो नेचर ने चीज़ें दी हैं उसे हम लोग रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इस पर से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? देखिए पालमपुर क्या है, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मैंने पहले भी बताया था। पालमपुर में इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अप्रोक्सीमेटली 1/3 of the village 450 families being landless, यानी कि while the remaining 2/3 own small plots of land। 450 में से 1/3 ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन है ही नहीं, ठीक है। अब उनके पास जमीन नहीं है तो वो क्या कर रहे होंगे, वो या तो रेंट पे लेके एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, या तो फिर वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होंगे, कुछ और ही कर रहे होंगे। अच्छा, जो बाकी के 2/3 है उनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड के, especially about 240 families cultivated less than 2 hectares each, which is often not enough for their needs, whereas a small number of larger farmers own most of the village's land। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज हैं, ठीक है, जिसमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत थोड़ा सा लैंड है, ठीक है। 450 में से 1/3 तो हो गया इसका, यानी 150 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है, 240 ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत थोड़ा सा लैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कल्टिवेटेड लेस देन 2 हेक्टेयर ईच, बहुत थोड़ा सा लैंड है। अब बाकी के जो 60 लोग बचे उनके पास बहुत सारा लैंड है, तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, मतलब कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और जो ज़्यादा है उनके पास या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या है, ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लैंडलेस फैमिलीज, यानी कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो लैंडलेस है, मैंने पहले भी बताया। देखो 450 में से 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। स्मॉल फार्मर्स हैं, आउट ऑफ द फैमिलीज दैट डू ओन लैंड 240 कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स, अगेन वही लाइन लिखी हुई है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, द रिमेनिंग लैंड इज हील्ड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु ओन सिग्निफिकेंट प्लॉट। यानी कि जो बाकी के फार्मर्स हैं उनका अपना सिग्निफिकेंट, मतलब उनका 60 लोगों के पास सिर्फ अपना प्लॉट है, बाकी 150 लोगों के पास लैंड ही नहीं है, 240 के पास बहुत कम लैंड है। तो ये हमारा पालमपुर में लैंड का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब जब लैंड का इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, तो फिर इससे क्या होगा, जो पुअर आपके फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा और जो आपके रिच फार्मर्स हैं उनको फायदा होगा। वो कैसे होगा वो भी हम आगे देखेंगे। अभी पहले ये देख लेते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर। द स्मॉल फार्मर्स and their families for their own land and by hired farm laborers, often from landless families who work on medium and large farms। देखो अभी हमने लास्ट वीडियो में लास्ट पेज पे क्या पढ़ा, हमने लास्ट पेज पे पढ़ा कि फार्मर्स के पास जो लैंड है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी के पास बहुत कम है और किसी के पास बहुत ज़्यादा। तो जाहिर है जिसके पास लैंड नहीं है
वो क्या करते हैं, जिनके पास लैंड है उन लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं और उनको प्रॉपर वेजेस भी नहीं देते। जैसे उनसे काम करवाया 1 लाख का और उनको मजदूरी दे दी 5 हजार, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर्ड फार्म लेबरर्स, यानी ये फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। ये क्या करते हैं, अब उनके दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, मतलब क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरों के लैंड पर काम कर रहे हैं। ये जो लेबरर्स होते हैं ये लैंडलेस फैमिलीज से होते हैं या फिर ऐसी फैमिलीज से होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ा सा लैंड होता है जिससे गुजारा नहीं हो सकता। इनको वेजेस मिलती है, मेहनत ये पूरी कर रहे हैं लेकिन मजदूरी ले रहे हैं, या तो कैश में मिलती है या फिर और एनी अदर काइंड, एंड आर पेड ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी डे टू डे वेजेस मतलब इन लोगों को मजदूरी मिलती है डे टू डे बेसिस पर, यानी जितना ये काम करेंगे उस हिसाब से इनको मजदूरी मिलेगी। नो राइट टू क्रॉप्स, इनको क्रॉप रखने का राइट नहीं होता है। These laborers do not have any claim or right over the crops grown on the land they cultivate, और ना ये किसी तरह का क्लेम कर सकते हैं। मतलब एक तरह से क्या है कि देखिए जैसे ये एक पर्सन है, उसके पास बहुत बड़ा लैंड है और यहाँ पे 15 लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये 15 लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, काम अच्छा खासा कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं जैसे एक अपने में इंसान करता है, लेकिन इनको एक लिमिटेड बस वेज मिल रही है, इनको वेजेस दी जा रही है, इनको मजदूरी दी जा रही है इस काम के बदले। ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये मैंने सोचा था मैं 2 वीडियोस में कवर कर दूंगी, लेकिन इस चैप्टर का कंटेंट देखते हुए मुझे लगा इस पर मुझे 3 वीडियोस बनाने चाहिए, तो इस वीडियो को मैं अभी इतना ही कर रही हूँ, बाकी का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।